नमस्कार मित्रों, आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल पर एक बार फिर स्वागत और अभिनंदन। जैसा मैंने वादा किया था कि मैं कक्षा 8 का हिंदी का मॉडल पेपर जरूर लेकर आऊँगा, तो मैं हाजिर हूँ आपके सामने। ये प्रश्न पत्र कैसा रहेगा और किस प्रकार से प्रश्न आएंगे, इसकी विस्तृत चर्चा हम वीडियो के मध्य में करेंगे। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आपको जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न होते हैं, मल्टीपल चॉइस वाले जो प्रश्न होते हैं, तो वो प्रश्न आएंगे 15। प्रश्न संख्या 1 में 15 प्रश्न आएंगे जो रोमन संख्या में लिखे हुए होंगे, जिनका क्रमांक, ठीक है। तो 15 प्रश्न, प्रत्येक 1 अंक का होगा। इसका मतलब वस्तुनिष्ठ प्रश्न आपके 15 अंक के आने वाले हैं। तो देखिए पहला प्रश्न, देखिए आप अपनी स्क्रीन पर, कवि पुष्प से क्या खींच लेना चाहता है। तो जैसा आपने पहली ही कविताएं आपके कोर्स की आपने पढ़ा होगा कि पुष्प से कवि आलस्य या तंद्रालस लालसा को खींचना चाहता है, जिससे वो प्रेरित होकर और किशोरों रूपी पुष्पों की तंद्रा और आलस से दूर हटाने के लिए अपने स्वप्न भरे कोमल हाथ उन पर फेरना चाहता है और उन्हें एक मनोहर प्रभात का संदेश देना चाहता है। अब देखिए पहले प्रश्न में आंसर क्या हो जाएगा, डी। अब देखिए दूसरा प्रश्न, देखिए बदलू लाख की चूड़ियां कैसे बनाता था। पहले लाख को मुलायम करता था, मुंगेरियों पर चढ़ाकर फिर चूड़ियों को गोल आकार देता था, फिर उन पर रंग करता था। उपरोक्त सभी, तो जैसा आपने देख लिया, इसमें भी ऑप्शन डी आएगा, उपरोक्त सभी। तीसरा प्रश्न, यस शब्द का विलोम शब्द क्या है। तो देखिए अगर कोई प्रश्न का उत्तर आपसे नहीं आता है तो फिर ये देखिए कि इसमें से कौन सा नहीं हो सकता। देखिए यस माने कीर्ति, तो देखिए सोयस बिल्कुल इसके समानार्थी है। श्रेयस ये भी इसके समानार्थी है ना। बेबस हो ही नहीं सकता, बेबस तो अलग चीज है, यस अलग चीज है, क्योंकि और विलोम तो यस का विलोम क्या होगा, अपयस, ठीक है। अब चौथा प्रश्न, प्रत्यूष शब्द का अर्थ है। प्रत्यूष शब्द का अर्थ क्या है, प्रातः काल, ठीक है। इसमें खा आ जाएगा भाई। पांचवा प्रश्न देखिए, बेलन पर चढ़ी चूड़ियां बदलू को कैसी लगती थी। बेलन पर जब चूड़ियां लगाकर वो रखता था तो कैसे लगती थी, आ गया ना याद आपको, नववधू की कलाई पर सजी जैसी। तो इसमें ऑप्शन आ जाएगा डी। आप यूं मत सोचना कि सर कहीं का खागा लिखें, कहीं ABCD, तो मैनेज कर लेना इसमें। मोहन 5वीं कक्षा में पढ़ता है, पंक्ति में विशेषण शब्द कौन सा है। देखिए मोहन करता है, इसमें संज्ञा है एक, ठीक है। कक्षा में पढ़ता है, तो देखिए विशेषण क्या होता है, संज्ञा या सर्वनाम शब्द की विशेषता बताने वाला शब्द। तो विशेषता कक्षा कितनी पढ़ रहा है, 5वीं में, तो ये विशेषता बता रहा है। तो 5वीं जो ये खा है वो क्या होगा, इसका विशेषण। अब दीवानों का आना कैसा होता है, ये कविता है ना आपकी, तो दीवानों का आना कैसा होता है, उल्लास से पूर्ण, तो इसमें बी आ जाएगा भाई। अब 8वां प्रश्न देखिए, पन्ना से सतना के लिए बस कितनी देर बाद मिलती थी। तो बस की यात्रा वाला पाठ आपको याद है ना, पन्ना से सतना के लिए बस कितनी देर बाद मिलती थी, हर 1 घंटे बाद। कहाँ है, तो ये खा सही आ जाएगा भाई इसमें, ठीक है। संचार का स्थायी साधन कौन सा है। देखिए टेलीफोन, अगर टेलीफोन लाइन खराब हो गई फिर क्या करेंगे, मोबाइल, अभी नेटवर्क नहीं आया तो क्या करेंगे, तार की व्यवस्था ऐसी नहीं है। पर सदियों से संचार का जो स्थायी साधन होता रहा है वो क्या है, पत्र, और यही आपके कोर्स में है भाई। भारतवर्ष ने कभी भी अधिक महत्व नहीं दिया है। भारतवर्ष में किस चीज को महत्व नहीं दिया, हमारी जो सनातन परंपरा है उसमें भौतिक वस्तुओं के संग्रह को कभी भी महत्व नहीं दिया। जैसे और विदेशों में भाई पैसा ही सब कुछ है, रिश्तों से बढ़कर पैसे को माना जाता है, लेकिन भारतवर्ष में ना तो पैसे को इतना महत्व दिया जाता है, ना भौतिक वस्तुएं, जो भी ऐसो आराम की वस्तु है ना, फ्रिज, टीवी, मोबाइल, जो भी हैं, ये सब भौतिक वस्तुएं, इनके संग्रह को कभी भी महत्व नहीं दिया जाता है। आधुनिक पीढ़ी की बात अलग है, ठीक है। काम क्रोध को, लोभ मोह को, मान सम्मान को, इसमें सबसे जो बेस्ट है वो भौतिक वस्तुओं के संग्रह को। यह सबसे कठिन समय नहीं, ठीक है। कविता में क्या संदेश दिया है, लक्ष्य की ओर बढ़ने का, पता है ना आपको, लक्ष्य की ओर बढ़ने का ही मुख्य संदेश था। तो यहां भी क्या आ जाएगा, खा, ठीक है। 12वां प्रश्न देखिए, बच्चों को कौन सी आदत होनी चाहिए, ठीक है।
याद आ गया ना कौन से पाठ में से? अपना काम खुद करने की। तो इसमें भी क्या आ जाएगा? खा। कृष्ण ने सुदामा के पैर धोए थे। तो ये तो भाई इस चैप्टर को पढ़ना तो बहुत ही मार्मिक, मित्रता हो तो ऐसी हो। कहाँ एक राजा, कहाँ एक दीन दुखी ब्राह्मण। तो सुदामा को देखते ही कृष्ण भगवान रो पड़े थे। और जब उनके पैर, क्योंकि हमारे यहाँ अतिथि सम्मान की परंपरा रही है, अतिथि जब आते पैर उनके आसन पर बैठाकर उनके पैर पे जो पैर है वो धोए जाते थे। तो वो रो पड़े थे उनकी दशा देखकर, उनके पैरों में कांटे लगे हुए थे, विवाहियां फटी हुई थी। उस दशा को उन देखकर, क्योंकि मित्र के होते और दूसरा मित्र इस दरिद्रता में रहे, कृष्ण भगवान अपने आप को कोस रहे थे, इसलिए आंसू इतने निकले कि आंसुओं के जल से उनके पैर धुल गए थे। तो खा इसमें भाई सही रहेगा। 14वां प्रश्न देखिए, पाठ में आए नव साक्षर शब्द का अर्थ है। देखिए यहां कंफ्यूज मत हो जाना, आपको अपने हिसाब से आंसर नहीं देना है, पाठ के हिसाब से, जो आपकी पाठ्य पुस्तक में उसी के हिसाब से आंसर देना है। तो पाठ में आए नव साक्षर शब्द का क्या अर्थ है बताइए? नया सीखने वाला नहीं है, नई नई साइकिल चलाना सीखना है भाई, ध्यान रखना भाई। कहीं ये सीखने, नव साक्षर माने नया सीखने वाला, नया साक्षर जो अभी अभी अक्षर सीखा हो। भाई देखिए का, गा और घा, ये तो तीनों ऑप्शन एक जैसे लग रहे हैं, तो कुछ अलग देखिए ना। नई नई साइकिल चलाना सीखना, तो इसमें भी ऑप्शन खा आ जाएगा। देखिए कहानी में सांप का प्रतीक है, सांप और बाज वाली आपने कहानी पढ़ी है ना। तो देखिए बाज किसका प्रतीक है? वीरता का, क्योंकि वो अंतरिक्ष में उड़ान भरेगा, आकाश में ऊंचाई तक उड़ान भरता है और अपनी शिकार स्वयं पकड़ के खाता है, झपट्टा मार के खाता है, मेहनत करके खाता है। जबकि सांप दूसरे के बनाए हुए बिल में रहता है, गुफा में रहता है, गुफा में रहता है ना सांप, और सीलन भरी जगह में दूसरे के अंडों को चुरा के खाएगा, बच्चों को चुरा के खाएगा। तो सांप किसका प्रतीक है? कायरता का। ध्यान रखना भाई, यहां भी खा आएगा भाई। अब देखिए प्रश्न संख्या 2, नीचे दी गई पंक्तियों की पूर्ति सही शब्द चुनकर कीजिए। तो देखिए प्रश्न संख्या 2 में आपको 7 प्रश्न आएंगे रिक्त स्थान वाले, और वो आपको 7 शब्द भी कोष्टक में दिए गए होंगे प्रश्न के साथ ही ऊपर ऊपर। तो उन 7 शब्दों में से एक एक करके आपको चुनना है जो उपयुक्त शब्द हो, जिसमें फिट बैठ रहा हो। तो ये 7 नंबर के, तो देख याद रही ना, पहले प्रश्न में 15 एक एक नंबर के वस्तुनिष्ठ प्रश्न, दूसरे प्रश्न में 7 नंबर के क्या आएंगी? रिक्त स्थानों की पूर्ति आएंगी, जो आपको दिए गए शब्दों में से ही भरना है, अपनी पसंद का नहीं भरना है। चाहे आपको लगे ये आ सकते हैं या नहीं आ सकते हैं, आपको तो उसी हिसाब से जो पेपर में दिया गया उसी हिसाब से भरना है। तो देखिए जैसे मैंने लिखा है 7 प्रश्न आएंगे, प्रत्येक 1 अंक का होगा, इसलिए टोटल हो जाएंगे 7 अंक। और इसमें जो शब्द भरने के लिए हमें क्या क्या दिए गए हैं? मूर्ख, अंतिम, टूटे, दयनीय, पत्रों, भागकर, लटी, ये शब्द दिए गए। तो देखिए पहला प्रश्न देखिए, क्षीण चांदनी में, मध्यम मध्यम चांदनी में वृक्षों की छाया के नीचे वह बस खड़ी। ये पाठ बहुत महत्वपूर्ण है ना, यात्रा वाला। कैसी लग रही थी? दयनीय लग रही थी। कैसी लग रही थी? दयनीय। तो यहां क्या आ जाएगा भाई? दयनीय। और दयनीय यहां है भी, तो ये भर गया भाई। नीचे देखिए, दुनिया का तमाम साहित्य किस पर केंद्रित है? पत्रों पर। महात्मा गांधी को विदेशों से भी पत्र आते थे, जो उस पर पता क्या लिखा रहता था? महात्मा गांधी टू इंडिया, है ना। तो उनके पत्रों पे ही साहित्य लिख दिया गया, जवाहरलाल नेहरू की। आप कहीं भी देखिए जो अच्छे अच्छे साहित्यकार रहे, उनका कोई ना कोई केंद्र उस समय पत्र ही रहे होंगे। तो किस पर आधारित है? पत्रों पर भाई। याद आ गया ना। तो पत्रों शब्द भी दिया गया है। आजकल ईमानदारी से काम करने वालों को मूर्ख समझा जाता है, तो मूर्ख भी है भाई, तो यहां मूर्ख आ जाएगा भाई। 14 प्रश्न देखिए, अभी नानी की कहानी का महत्वपूर्ण हिस्सा बाकी है। अब देखिए आपको ऐसा लग रहा होगा कि यार इसमें तो कोई शब्द आना ही नहीं चाहिए, पर है अभी नानी की कहानी का अंतिम महत्वपूर्ण हिस्सा बाकी है। तो देखिए अंतिम शब्द है, तो यहां क्या आ जाएगा? अंतिम शब्द आएगा भाई। मजा आ रहा है ना? तो वीडियो पूरा जरूर देखना भाई। 5वां देखिए, दिन भर भूखी भेड़ें दाने का सूप देखकर
सबकी सब झपटी तो जाना कठिन हो गया, दिन भर की भूखी भेड़ें, यहां कोमा लगा दूं, दाने का सूप देखकर जो सबकी सब झपटी तो भाग कर जाना कठिन हो गया। भाग कर है क्या शब्द? है भाई, भाग कर जाना कठिन हो गया। तो यहां क्या आ जाएगा? भाग कर। ठीक है। धोती फटी सी लटी दुपटी, ये तो आपको याद है भाई, इसकी तो कहना ही क्या, ये तो इसमें शब्द लटी आएगा ना, और लटी है लटी। तो सीधी सी बात है, अब क्या रह गया? टूटे। तो उसके टूटे पंखों में इतनी शक्ति नहीं थी कि उसके शरीर का बोझ संभाल सके। बाज जब सांप की गुफा में आकर गिर जाता है, उस समय की बात है, तो उसके टूटे पंखों में इतनी शक्ति नहीं थी कि उसके शरीर का बोझ संभाल सकें। तो 22 नंबर का प्रश्न हो गया भाई। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में 6 प्रश्न आएंगे आपको ट्रू और फॉल्स के, सत्य या असत्य के। तो सत्य के लिए आपको सही का टिक लगाना है, जबकि क्रॉस का चिन्ह फॉल्स के लिए लगाना है, असत्य के लिए लगाना है। तो देखिए तीसरे प्रश्न में कितने आएंगे? 6 प्रश्न आने वाले हैं, प्रत्येक 1 अंक का, जो ट्रू और फॉल्स के। तो ये भी मुफ्त के से नंबर है भाई। अब जिसने पाठ पढ़े होंगे, अब कोई भी पंक्ति कहीं से उठाकर वो रख सकता है भाई। अब ये प्रश्न बनाने वाले के ऊपर निर्भर करेगा। तो देखिए पहला प्रश्न, वैसे बहुत अच्छा प्रश्न, इसको याद ही रखना। भिनसार शब्द का अर्थ प्रातः काल है, प्रत्यूष शब्द का अर्थ भी प्रातः काल था, और भिनसार शब्द का अर्थ भी क्या होता है? प्रातः काल। तो ये तो ट्रू है, इसलिए मैंने क्या लगा दिया? सही का निशान। चलिए कलर चेंज कर लेता हूं, क्योंकि लाल पर लाल सूट नहीं कर रहा है, तो इसमें सही का निशान आ जाएगा भाई। ठीक है। अचानक सांप की गुफा में मोर आकर गिरता रे, अचानक सांप की गुफा में कौन आकर गिरा था? बाज आकर गिरा था। तो ये असत्य है, इसलिए क्रॉस लगाएंगे भाई। जमीला बीवी ने साइकिल चलाना शुरू किया था, बिल्कुल, ये बिल्कुल सही है। जमीला बीवी ही थी जिन्होंने साइकिल आंदोलन को खड़ा किया था। याद आ गया ना चैप्टर? ठीक है। श्री कृष्ण जी को भेंट करने के लिए सुदामा अपने साथ दूध से मिठाई ले गए थे। अरे वो इतना दरिद्र ब्राह्मण था सुदामा कि उसके पास कुछ नहीं था। उनकी पत्नी पड़ोस से तंदुल अर्थात चावल मांग कर लेकर आई थी, उसी को एक पोटली में बांधकर कांख में दबाकर वो कृष्ण को भेंट करने के लिए ले गए थे, हमारे आराध्य देव श्री कृष्ण भगवान को। तो ये असत्य भाई, दूध की बनी मिठाई कहां से ले जाते वो गरीब ब्राह्मण? तो ये क्रॉस आएगा भाई। क्या निराश हुआ जाए? पाठ के लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं, बिल्कुल सही है, याद रख लेना। क्या निराश हुआ जाए? पाठ के लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। दीवानों की हस्ती कविता में कवि भगवती चरण वर्मा ने दुनिया को भिखमंगा कहा है, बिल्कुल सही है। दीवानों की हस्ती कविता में कवि भगवती चरण वर्मा। तो देखिए यहां 3 प्रश्न है इसमें। दीवानों की हस्ती कविता के लेखक का कौन है? भगवती चरण शर्मा लेखक कौन है, और उन्होंने दुनिया को क्या बोला है? उसमें भिखमंगा कहा है। तो ये भी सत्य है, इसलिए। तो देखिए 15, 7, 22 और 6, 28 अंक के सवाल हो चुके हैं। अब आ जाइए प्रश्न संख्या 4। नीचे दिए गए शब्दों के 2-2 पर्यायवाची शब्द लिखिए। कमल है भाई, सूर्य है, हवा है, पर्वत है। तो इनके आपको क्या लिखने हैं? पर्यायवाची शब्द लिखने हैं। चलिए लिखते हैं। अब कमल, देखिए कमल कहां होता है? पानी में, अर्थात कीचड़ में। तो देखिए सबसे पहले कीचड़ को क्या बोलते हैं? पंख, और जा माने उत्पन्न होने वाला। तो क्या लिख सकते हैं भाई? देखिए पंकज। तो पानी के जितने पर्यायवाची शब्द हैं उसमें जा लगा दीजिए। नीरज, सरोज, जलज, जलज। ठीक है, आप और बना सकते हैं। बारिश, तो आपको केवल 2 लिखने। सूर्य, तो देखिए सूर्य के पर्यायवाची शब्द जैसे रवि, भानु, मार्तंड, दिवाकर। ठीक है, आप कोई 2 याद कर लेना। हवा, हवा का सबसे बढ़िया क्या है? अनिल। और ध्यान रखना अनल, अनल माने अग्नि हो जाती है, ये अनिल है। समीर, पवन, बयार। ठीक है, तो इस तरह से आप लिख सकेंगे। अब देखिए पर्वत,
तो पर्वत का जो सबसे ज्यादा प्रचलित पूछा जाता है वो नग, भूधर, और क्या हो सकता है भाई इसका, भूधर, महोदर, महोदर, अचल, ध्यान रखना। और अचला पृथ्वी का हो जाता है, अचल, सॉरी यहां क्या लिखा जाएगा, अचल, और अचला किसका हो जाता है, पृथ्वी का हो जाता है। इसी तरह शैल, अचल माने तो पर्वत और अचला पृथ्वी का हो जाता है। तो आप इस तरह से इनको याद कर लेना, ठीक है। और शब्द भी हैं जिनके पर्यायवाची आपको याद करना है, जैसे अमृत के, पुत्र के, हाथी के, हाथी का जैसे राज, नाग, मतंग, कर, ठीक है। तो इस तरह से हो जाते हैं। पक्षी के जैसे खग, ध्वज, व्यंग, पखेरु। इसी तरह भाई गाय के गौ, धेनु, यशस्विनी, पयस्विनी, सुरभि, माहेशी। लक्ष्मी के जैसे श्री, कमला, रमा, इंद्रा। तो ये हो जाते हैं ना। शत्रु के जैसे अरि, रिपु, दुश्मन, बैरी। तो आप ऐसे याद कर लेना। अब देखिए 5वां प्रश्न देखिए, नीचे दी गई पंक्तियों को मिलान कर लिखिए। तो मिलान करने के लिए 5वां प्रश्न आएगा। 4 पंक्तियां दी गई होंगी जिनको आपको मिलान करना है भाई। और ये कविता तो आपको याद होनी ही चाहिए। शीश पगा न झगा तन पे प्रभु, हाँ जाने कोई आस बसे कई ग्रामा। तो देखिए ध्यान रखना, ये पंक्ति किससे होगी, यहां होगी भाई, मैच करेगी। पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत अपनो नाम सुदामा। तो देखिए मैं ऐसा कर लेता हूं, यहां P लिख देता हूं, यहां Q, ये R और ये S। चलिए ये ABCD। तो का मैचिंग किससे हो गई, P के साथ। आप चाहे तीर का निशान लगा देना इस तरह से भाई, ठीक है। और चलिए अब थोड़ा सा चेंज कर देता हूं। फिर कैसे बेहाल बेवाइन सो भय, ना, कंटक जाल गड़े पग जोए। तो ये यहां मैचिंग हो जाएगी भाई। पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जलसों पग धोए। बहुत मार्मिक है भाई। जब श्री कृष्ण भगवान अपने मित्र सुदामा का स्वागत करने के लिए पहुंचते हैं और जब उनकी दीन दशा को देखते हैं तो वो कितने विचलित होते हैं। उनको लाकर जब उनका स्वागत सम्मान, उनके पैर धोए जाते हैं। तो ये मित्रता की अब कहने के लिए मेरे पास शब्द नहीं है। तो चलिए 6ठा प्रश्न देखिए, नीचे दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द लिखना है। 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन है ये। जो ईश्वर में विश्वास करता हो, आस्तिक। और अगर प्रश्न पूछ जाए कि जो ईश्वर में विश्वास ना करता हो, नास्तिक, तो यहां क्या आ जाएगा, आस्तिक भाई, ठीक है। जिसके माता पिता ना हो, ऑर्फेन, अनाथ, ठीक है। मां का बच्चे के प्रति प्रेम। अब देखिए प्रेम को भी हिंदी साहित्य हमारा इतना विशाल है कि इसमें अलग अलग मौके के लिए अलग अलग विशेष शब्दों का प्रयोग किया गया है। तो मां का बच्चे के प्रति जो अगाध प्रेम होता है उसको वात्सल्य बोलते हैं, वात्सल्य भाई, ठीक है। अब 4था देखिए, बहुत ज्यादा बात करने वाला। वाचालो लब्धेनासम पढ़ा है ना आपने, तो वाचाल बोलेंगे उसको, वाचाल, ठीक है। तो 6ठे प्रश्न में आपको 1 वर्ड आएंगे। वो कितने आएंगे, 4 आएंगे, प्रत्येक 1 अंक का। अर्थात 6ठा प्रश्न कितने अंक का होगा, 4 अंक का। और 5वां भी 4 अंक का होगा, जिसमें आपको मैचिंग करनी है, पंक्तियों को मिलान करना है। 4थे प्रश्न में आपको 4 शब्दों के 2-2 पर्यायवाची शब्द लिखने, 4 अंक का होगा, ठीक है। तो अब चलते हैं हम खंड बा। ये तो रहा खंड आ, ठीक है। अब खंड बा की बात करेंगे भाई। खंड बा में लघुत्तरात्मक प्रश्न आएंगे जिनके उत्तर आपको 20 से 30 शब्दों में लिखने हैं और ये 2 अंक के होंगे। तो निर्धारित स्थान है उसमें लिखना है, तो आपको इतना ही स्थान मिलेगा कि आप उसमें 20 से 30 शब्द लिखें, ठीक है। अनावश्यक उसको बढ़ाएं नहीं, सार गर्भित बातों को ही लिखें, क्योंकि 2 नंबर से ज्यादा वो आपको दे नहीं सकता, ठीक है। तो पहला प्रश्न देखिए,
सातवां प्रश्न, मैंने उस कंपनी के हिस्सेदार की तरफ पहली बार श्रद्धा भाव से देखा। आ गया ना बात समझो कहां से प्रश्न आया है। लेखक के मन में हिस्सेदार साहब के लिए श्रद्धा क्यों जाग गई? तो देखिए मैंने प्रश्न का उत्तर पहले ही लिख कर रखा, क्योंकि टाइम लगता लिखने में तो वीडियो बड़ा हो जाता। लेखक के मन में बस कंपनी के हिस्सेदार साहब के लिए श्रद्धा इसलिए जाग गई कि वह टायर की स्थिति से परिचित होने के बावजूद भी बस चलाने का साहस जुटा रहा था। इतनी हिम्मत, देखिए उसको पता था कि बस का टायर खराब है, कहीं भी ये खराब हो सकती है, पंचर हो सकती है, फिर भी उसको चला रहा था। कंपनी का हिस्सेदार अपनी पुरानी बस की खूब तारीफ भी कर रहा था। ठीक है। अर्थ मोह, अर्थ का मतलब पैसे कमाने की मोह के कारण, लोभ के कारण वजह से आत्म बलिदान ऐसी भावना दुर्लभ थी। मतलब कितना जबरदस्त कटाक्ष किया है, जिसे देखकर लेखक हतप्रद रह गया और उसके प्रति उनके मन में श्रद्धा भाव उमड़ता। ये व्यंग्य है वैसे। ठीक है, चलते हैं 8वें प्रश्न पर। कवि ने अपने आने को उल्लास और जाने को आंसू बनकर बह जाना क्यों कहा है? याद आ गया ना प्रश्न। कवि ने अपने आने को उल्लास इसलिए कहता है क्योंकि वह जहां भी जाता है मस्ती का आलम लेकर जाता है। आपका भी स्वभाव ऐसा ही होना चाहिए कि जहां जाएं लोग प्रसन्नता से भर जाएं, आपको देखकर प्रसन्न हो जाएं। ऐसा नहीं कि माथे पर सलवटें पड़ जाएं, आपको देखकर मोह छिपाने लगे, यार ये क्यों आ गया। ठीक है, तो लेखक भी जहां जाता था वो अपने आने को उल्लास इसलिए कहता था कि जहां भी जाता था मस्ती का आलम लेकर जाता था, वहां लोगों के मन प्रसन्न हो जाते हैं। पर जब वह उस स्थान को छोड़कर आगे जाता है तब वहां के लोगों को दुख होता है। विदाई के क्षणों में उसकी आंखों से आंसू बह निकलते हैं। ठीक है, आप भी अगर किसी स्थान से जाएं, लोग आपको याद करें, आपकी जो वियोग है उसमें दुखी हो, ऐसा ही स्वभाव आप भी विकसित कीजिए। 9वां प्रश्न देखिए, निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ स्पष्ट करते हुए वाक्यों में प्रयोग कीजिए। 9 2 11 होना, भाग जाना। ठीक है, मेरे मित्र ने मुझसे पैसे उधार लिए थे, जैसे ही मुझे उसने देखा 9 2 11 हो गया। तो 9 2 11 का मतलब भाग जाना। अब देखिए, ईद का चांद होना, बहुत दिनों बाद दिखाई देना। मोहन ने अपने मित्र से कहा, यार तुम तो ईद के चांद हो रहे हो। तो सरल है ना। चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो देखिए 10वां प्रश्न क्या है, 2 अंक का है ये भी भाई, ये भी 2 अंक का है। पुनः उपसर्ग लगाकर 2 नए शब्द बनाइए। पुनः धन जन्म, पुनर्जन्म। ध्यान रखना इसको कैसे लिखा है मैंने, पुनः धन जन्म, पुनर्जन्म। इसी तरह पुनः निर्माण शब्द के साथ अगर जोड़ दिया जाए, पुनः क्या है, उपसर्ग है, तो पुनर्निर्माण। ध्यान रखना, पुनर्निर्माण, इसको ढंग से याद कर लेना भाई। अब 11वां प्रश्न देखिए, आपके पड़ोस में बाल विवाह हो रहा है, आप उसे रोकने के लिए उन्हें किस प्रकार समझाएंगे? 2 अंक का प्रश्न है। हम पड़ोस में हो रहे बाल विवाह को रोकने के लिए अपने पड़ोसी को समझाएंगे कि बाल विवाह एक सामाजिक बुराई और कानूनी अपराध है। लड़के और लड़की दोनों की छोटी अवस्था में शादी हो जाने से दोनों का जीवन नरक बन जाता है। बाल्यावस्था में विवाह हो जाने से दोनों की शिक्षा भी पूरी नहीं हो पाती, उल्टे उनके स्वास्थ्य पर भी बुरा प्रभाव पड़ता है। छोटी अवस्था में विवाह हो जाने से ना तो स्वस्थ बच्चा पैदा होता है और उल्टे माँ के स्वास्थ्य पर भी बुरा प्रभाव पड़ता है। इसके साथ ही छोटी उम्र में मां बनने पर अनेक महिलाओं की मृत्यु भी हो जाती है। इसलिए उनको समझाएंगे कि भाई बाल विवाह एक अपराध है, ऐसा आप ना करें, और नहीं तो कानून तो आप के साथ फिर ज्यादती करेगा, फिर हमें दोष मत देना भाई। अब देखिए 12वां प्रश्न देखिए, गाड़ी चलाते समय मोबाइल फोन पर बातें क्यों नहीं करनी चाहिए? ऐसे कौन कौन से कारण हैं जिनसे सड़क दुर्घटना हो जाती है? अब आपको सीधी सी इसमें तो आप अपने मन से लिख ही देंगे। बहुत सरल प्रश्न है कि मोबाइल फोन पर अगर बात करते समय गाड़ी चलाएंगे तो हमारा ध्यान रास्ते पर नहीं होगा, सामने से कौन आ रहा है, पीछे से कौन आ रहा है, ट्रक आ रहा है, पैदल वाला कोई व्यक्ति चल रहा है, तो हमारा ध्यान भग्न होगा और एक्सीडेंट का या दुर्घटना होने की पूरी संभावना रहेगी। तो ये वैसे भी कानूनन अपराध है और ट्रैफिक के नियमों का उल्लंघन है। ठीक है, तो ऐसी स्थिति हम नहीं करेंगे। दूसरा प्रश्न क्या है, ऐसे कौन कौन से कारण हैं जिनसे सड़क दुर्घटनाएं हो जाती हैं? एक तो ड्रिंक एंड ड्राइव वाली बात होती है कि अधिकतर जो ड्राइवर हैं वो शराब पीकर गाड़ी चलाते हैं, तो उनका मानसिक संतुलन ठीक नहीं रहता, उनको सही ढंग से दिखाई नहीं देता, तो दुर्घटनाएं का सबसे
कारण ये। दूसरा, हम ट्रैफिक के नियमों का पालन भी सही ढंग से नहीं करते, बाईं तरफ नहीं चलते और ओवरटेक गलत दिशा से करते हैं, ये भी एक एक्सीडेंट का मुख्य कारण है। और देशों में ट्रैफिक के नियमों का अगर कोई उल्लंघन करे तो बहुत सख्त कानून है, जैसे सऊदी अरब में 60 लाख का जुर्माना है अगर आप रेड लाइट को क्रॉस करते हो। एक अगर रेड लाइट हो रही है, लाल बत्ती हो रही है, तो कभी भी हम जो निर्धारित लाइन है उसको पार नहीं करें। दूसरा, निर्धारित मात्रा में हम सवारी बैठाएं। कभी कभी देखा होगा कि एक एक मोटरसाइकिल पे 5-5, 6-6 व्यक्ति चले जाते हैं और अपनी गाड़ियों में 5 की जगह होती है उसमें 8-8, 10-10 व्यक्ति ठूंस लेते हैं। तो ये चीज आप अपने मन से लिख देना भाई। अब 13वां प्रश्न है, कामचोर कहानी एकल परिवार की कहानी है या संयुक्त परिवार की? इन दोनों तरह के परिवारों में क्या क्या अंतर होते हैं? कामचोर कहानी संयुक्त परिवार की कहानी है, ठीक है, उत्तर चल रहा है। इन दोनों में अंतर इस प्रकार है। क्या अंतर है भाई एकल परिवार और संयुक्त परिवार में? एकल परिवार में सदस्यों की संख्या 3 से 4 होती है, माँ, पिता और बच्चे। भाई हम दो, हमारे दो, एकल परिवार ही तो है। लेकिन संयुक्त परिवार में सदस्यों की संख्या ज्यादा होती है, उसमें है ना, आपके बाबा भी रहेंगे, आपकी दादी भी रहेंगे, चाचा भी रहेंगे, चाची भी रहेंगी, ठीक है, क्योंकि इसमें चाचा, चाची, ताऊ जी, ताई जी, माँ, पिताजी, बच्चे, दादा, दादी सभी सम्मिलित होते हैं, ठीक। एकल परिवार में सारा कार्य स्वयं करना। जब एकल परिवार है तो काम करने के लिए कौन से पड़ोसी आएंगे, तो स्वयं कार्य करना पड़ेगा। जबकि संयुक्त परिवार में सब लोग मिलजुल कर कार्य करते हैं। एकल परिवार में जीवन के सुख दुख का अकेले सामना करना पड़ता है। एकल परिवार में कहीं आप बाहर रह रहे हैं, अचानक बीमार हो जाएं, कौन आएगा आपको हेल्प करने के लिए? लेकिन अगर संयुक्त परिवार होता तो आपके चाचा चाची, ताऊ ताई जी, दादा दादी सब है ना आपकी मदद करने के लिए, सुख दुख में हाथ बढ़ाने के लिए। लेकिन पैसा एक ऐसी चीज है जिसके कारण लोग अकेला रह लेगा, पर ये है ना, दिल मजबूत नहीं है उनका। परिवार में सारे सदस्य मिलकर जीवन के सुख दुख का सामना कर लेते हैं। अब देखिए 14वां प्रश्न, ये 3 अंक का है भाई। अब तक 2 अंक के थे, तो 13 और 14 से शुरू हो जाते हैं 3-3 अंक के। आपके विचार से लेखक ने इस पाठ का नाम जहां पहिया है, जो पाठ का नाम है ना भाई, जहां पहिया है, क्यों रखा होगा? तो यहाँ 13 और 14 प्रश्न में जो 3 अंक के प्रश्न आएंगे उसमें क्या है, आपकी मौलिकता को देखेगा कि आपने पाठ को पढ़ तो लिया लेकिन उस ज्ञान का उपयोग आप कैसे कर पाते हैं। तो ये अभिव्यक्ति वाले प्रश्न आएंगे इसमें। आपकी जो अंदर की भावना है कि इस पढ़े हुए ज्ञान का उपयोग हम इस प्रश्न का उत्तर देने में कैसे कर सकते हैं, वो परखेगा 13 और 14वें प्रश्न में। तो अब आप सोचकर बताइए मुझे कि लेखक ने जो पाठ है आपके कोर्स में जहां पहिया है, ठीक है, क्यों रखा होगा? तो देखिए मैंने इसका उत्तर लिख दिया है आपको। मेरे विचार से लेखक ने इस पाठ का नाम जहां पहिया है इसलिए रखा होगा क्योंकि पहिए को गतिशीलता का प्रतीक माना जाता है। व्हील इज ए सिंबल ऑफ कंटिन्यूटी, गतिशीलता का। हमारे आपने देखो ना, हमारा जो नेशनल फ्लैग है, राष्ट्रीय जो झंडा है, उसमें भी एक पहिया बना हुआ है जिसमें 24 तीलियां लगी हुई हैं। वो 24 घंटों का प्रतीक है और गतिशीलता का प्रतीक है कि हमारा देश आगे उन्नति ही करता जाएगा, उन्नति की ओर अग्रसर रहेगा। तो देखिए पहिए को गतिशीलता का प्रतीक माना जाता है। और जब पुडकोट्टई की महिलाओं द्वारा साइकिल आंदोलन चलाया गया तो उनका जीवन भी गतिशील हो गया, पता है ना, क्योंकि ये महिलाओं के आंदोलन से संबंधित ही चैप्टर है। वे परंपरावादी और रूढ़िवादी विचारधाराओं को तोड़कर आधुनिकता और आत्मनिर्भरता की ओर अग्रसर हुई। उनमें सम्मान की भावना जागृत हुई। मैंने जो ये उत्तर लिखा है आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना और इसको ढंग से याद कर लेना। चलते हैं प्रश्न संख्या अगली। देखिए 15 से 17 अर्थात 3 प्रश्नों के लिए आपको एक गद्यांश आएगा। उस गद्यांश को पढ़कर आपको प्रश्नों के उत्तर देने हैं भाई। तो देखिए गद्यांश को मेरे साथ पढ़िए। ऐसा ही दिखता है कि आखिरी घड़ी आप पहुंची है, लेकिन मुझे कोई शिकायत नहीं है। मेरी जिंदगी भी खूब रही भाई, जी भरकर उसे भोगा है। जब तक शरीर में ताकत रही कोई सुख ऐसा नहीं बचा जिसे ना भोगा हो। ये कौन कह रहा है? आगे ना बात याद को, बाज कह रहा है। जब वो सांप की गुफा में गिर जाता है
और सांप पहले तो डर जाता है, उसको देखकर दुबक जाता है कि भाई ये बाज है, खा नहीं जाए। लेकिन जब वो देखता है कि भाई इसकी पंखें टूटी हुई हैं, अंतिम सांसें गिन रहा है, तो हिम्मत करके सांप बाज के पास जाता है। और जब दोनों में वाद विवाद होता है ना, तब सांप कहता है कि यार तू क्यों आकाश में उड़ता है, मेरी तरह रेंग ना। तो वो कहता है भाई तूने अभी देखा क्या है, तूने आकाश में कभी उड़कर देखा है? तो सांप भी क्या कहता है, जवाब देता है, अरे आकाश में कौन सा मैं रेंग कर चल सकता हूं। ठीक है। और मैंने पहले भी बताया था कि सांप यहाँ कायरता का प्रतीक है, क्योंकि वो दूसरों की चीजों को खाता है, स्वयं कोई मेहनत करके नहीं खाना चाहता। किसी के अंडे पड़े हों, किसी के बिल में घुस जाएगा, वहां के बच्चों को खा जाएगा। लेकिन बाज आकाश की अनंत गहराइयों में उड़ता है और झपट्टा मारकर बहादुरी के साथ अपना शिकार करता है। तो वही कहता है कि भाई मेरा शरीर अब हो सकता है बिल्कुल कायर हो गया, मतलब सॉरी वो कमजोर हो गया हो, लेकिन जब तक मेरे शरीर में ताकत थी ऐसा कोई सुख नहीं बचा जिसे मैंने ना भोगा हो। दूर दूर तक उड़ाने भरी हैं, आकाश की असीम ऊंचाइयों को अपने पंखों से ना पाया हूं। तुम्हारा बड़ा दुर्भाग्य है कि तुम जिंदगी भर आकाश में उड़ने का आनंद कभी नहीं उठा पाओगे। सांप को धिक्कारता है कौन? बाज। सांप बोला, आकाश आकाश क्या कर रहा है यार तू बार बार, क्या मैं तुम्हारे आकाश को चाटूंगा? आकाश में आखिर क्या रखा है, क्या मैं तुम्हारे आकाश में रेंग कर बढ़ सकता हूं? तो देखिए अब इस पाठ पर आधारित मैंने ये 3 प्रश्न बनाने का प्रयास किया है। तो देखिए पहला प्रश्न क्या रखा है मैंने, बाज ने अपनी जिंदगी को लेकर क्या कहा? उत्तर भी मैंने लिख दिया है नीचे, पैसेज में ही आप देखेंगे तो मिल जाएगा। बाज ने कहा कि मुझे अपनी जिंदगी से कोई शिकायत नहीं है, मैंने जी भरकर जिंदगी को भोगा है और असीम आकाश में स्वतंत्रता पूर्वक उड़ान भरता रहा हूं भाई। ठीक है, आप देख लेना, इसमें ये लिखा हुआ है, मेरी जिंदगी खूब रही है, जी भरकर उसे भोगा है, जब तक शरीर में ताकत रही कोई सुख ऐसा नहीं बचा जिसे ना भोगा हो, दूर दूर तक उड़ाने भरी हैं। चलिए दूसरा प्रश्न, बाज ने सांप को दुर्भाग्य वाला क्यों कहा? बाज ने सांप को दुर्भाग्य वाला इसलिए कहा कि वह एक बंद कोठरी में अपने आप कायम की गई पराधीनता में कैद था, उसी में रहता था। ठीक है, तो ये पराधीनता की जिंदगी व्यतीत कर रहा था सांप। वह खुले आकाश में उड़कर स्वतंत्र जीवन जीने की अहमियत को नहीं जानता था। वह अपनी अंधेरी सीलन भरी गुफा में कैद रहा, सदा डरा और दबा रहा। इसलिए वो दुर्भाग्यशील व्यक्ति है, क्योंकि उसने स्वतंत्रता और हिम्मत वाला कोई काम किया ही नहीं, वो अपनी गुफा से बाहर गया ही नहीं। 17वां प्रश्न देखिए, सांप ने आकाश को क्या बताया? सांप ने आकाश को कैसा बताया? व्यर्थ कार्य में तेरे आकाश को क्या चाटूंगा, क्या उसमें मैं रेंग कर चल सकता हूं? क्योंकि उसमें वो रेंग नहीं सकता था, जैसी अपनी बुद्धि। ठीक है, एक सुअर को भी अगर पूछा जाएगा तो वो तो बस मलमूत्र में ही रहना चाहता है। ठीक, अब प्रश्न संख्या देखिए 18 प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 18, नीचे दिए गए पद्यांश का भावार्थ लिखिए। आपको किसी एक कविता की 4 से 6 पंक्ति आएंगी जिनका भाव आपको लिखना है। तो पढ़िए, नहीं ये सबसे कठिन समय नहीं, अभी भी दवा है चिड़िया की चोंच में तिनका, और वह उड़ने की तैयारी में है, अभी भी झरती हुई पत्ती थामने को बैठा है हाथ एक। आई बात समझ में? तो देखिए व्याख्या क्या है, कवियत्री कहती है कि हे मनुष्य, अभी तुम्हारे सामने कठिन समय नहीं है, तुम्हें अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने के लिए मन में संकोच नहीं करना चाहिए। अभी एक चिड़िया अपना घोंसला बनाने के लिए अपनी चोंच में तिनका दबाकर उड़ान भरने हेतु तैयार है। इसी प्रकार वृक्ष से अंतिम पत्ती गिरते ही कोई हाथ उसे थामने के लिए तैयार है। आशय क्या है इस बात का कि तुम अपने लक्ष्य की ओर बढ़ो। यदि तुम लक्ष्य से भटक भी जाओगे तो गिरती पत्ती की भांति सहारा देने के लिए अनुभवी लोगों के हाथ तैयार हैं। आप प्रयास तो करो, जो तुम्हें सही रास्ते पर लाने का प्रयास अवश्य करेंगे। याद कर लेना। अब चलते हैं हम खंड सा पर। भाई खंड सा में आपको देखिए पहले चतुर, खरगोश और शेर, ठीक है, ये 3 अंक का आएगा भाई। एक कहानी लिखनी पड़ेगी, चतुर, खरगोश और शेर वाली लिख दो, या लालच बुरी बला। तो कहानी तो आपको याद है, ठीक है, और अगर नहीं याद है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बता देना। मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगा जिसमें कहानी और पत्र लेखन और निबंध वाली बात हो। भाई
20वां प्रश्न, अपने आप को जयपुर निवासी राहुल शर्मा मानते हुए अपने मित्र भरतपुर निवासी मोहन सिंह को जयपुर के दर्शनीय स्थलों की जानकारी देते हुए आमंत्रण पत्र लिखना है। तो इसमें कैसे लिखेंगे भाई, आप दाहिनी ऊपर की ओर क्या लिखेंगे, अपने स्थान का नाम, नीचे तारीख लिखेंगे, ठीक है। फिर प्रिय मित्र मोहन सिंह, ठीक है, आपका पत्र मिला है ना, अत्र कुशलम तत्रास्तु, ऐसे शुरू करते हैं, अत्र कुशलम तत्रास्तु, अर्थात यहाँ सब कुशल मंगल से, आशा है आपके परिवार में कुशल मंगल से हो। तो उससे कह देना कि हमारी गर्मी की छुट्टियां 17 मई से शुरू होने जा रही हैं। क्योंकि मैं भरतपुर निवासी हूँ और हम दोनों में एक दूसरे की मित्रता है, तो क्यों ना आप एक सप्ताह कम से कम जयपुर अपनी यात्रा पर आ जाओ। यहाँ बहुत से दर्शनीय स्थल है, आमेर है और जंतर मंतर है, रामनिवास गार्डन है, और इसमें तुम्हारे गणेश जी की बहुत भव्य मंदिर है, और भी कई ऐसी जगह हैं। और सिनेमा के लिए तो विश्व प्रसिद्ध सिनेमा प्रेम मंदिर है ही, तो वहाँ जाकर आप आनंद उठा सकते हैं छुट्टियों का। और अंत में उसके माता पिता को आप सम्मान पूर्वक कुछ शब्द लिख सकते हैं कि चाची और चाचा के लिए नमस्कार कहना, और बच्चों के लिए प्यार, और फिर नीचे आपका राहुल शर्मा जयपुर, ठीक है। तो आप इस तरह से आसानी से इसको लिख सकते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 20 का, अथवा आप कक्षा 8 के विद्यार्थी महेश कुमार हैं, अंग्रेजी और गणित विषय का पाठ्यक्रम पूरा करवाने हेतु प्रधानाध्यापक को एक पत्र लिखिए। तो देखिए प्रधानाध्यापक को जो प्रार्थना पत्र लिखा जाता है तो उसमें जगह के नाम के लिखने की कोई आवश्यकता होती नहीं है, क्योंकि सामान्यतः जहां हम पढ़ते हैं वहीं विद्यालय होता है। तो सीधे सीधे आप शुरू कर सकते हैं कि सेवा में, ऊपर लिख दिया इस तरह से जैसे आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। फिर कॉमा लगा के नीचे थोड़ा सा जगह छोड़ के क्या लिखेंगे, श्रीमान प्रधानाध्यापक महोदय। फिर विद्यालय का नाम लिख दीजिए, जैसे मैं यहाँ लिख रहा हूँ राजकीय माध्यमिक विद्यालय मुडेरा नगर, लिख दिया। उसके पश्चात नीचे फिर हम क्या लिखेंगे, विषय, अर्थात विषय इस तरह से लिखी जानी चाहिए कि उस पत्र का या उस प्रार्थना पत्र का पूरा सार उसमें से झलक जाए, और प्रधानाध्यापक या जो भी अधिकारी हैं वो देखते ही पहचान लें कि ये पत्र किस संदर्भ में लिखा गया है। तो जैसे यहाँ किसके लिए लिखा गया है कि आपकी अंग्रेजी और गणित विषय का पाठ्यक्रम पूरा नहीं हुआ है, तो इसके लिए क्या चाहिए, हमें अतिरिक्त कक्षाएं संचालित होनी चाहिए। तो सीधे सीधे विषय में मैं क्या लिख दूंगा, अंग्रेजी और गणित विषय में अतिरिक्त कक्षाएं संचालित करवाने के क्रम में, विषय हो गया। फिर उनको सम्मान सूचक शब्द लिखना होता है। अब सम्मान सूचक शब्द में अगर पुरुष हैं तो महोदय, श्रीमान या महाशय, इनमें से कोई एक शब्द प्रयोग कर सकते हैं, और अगर महिलाएं तो महोदया आप प्रयोग कर ले। फिर कॉमा लगा के फिर लिखेंगे सविनय निवेदन है। पत्र की शुरुआत या एप्लीकेशन की जो शुरुआत है वो सम्मान पूर्वक शब्दों से होनी चाहिए कि सविनय निवेदन है कि मैं आपके विद्यालय में कक्षा 8 में पढ़ता हूं और मैं कक्षा का मॉनिटर हूं। फिर हमारी वार्षिक परीक्षाएं समीप हैं, ठीक है, और अंग्रेजी तथा गणित का हमारा पाठ्यक्रम अभी पूरा नहीं हुआ है। अब इसका कारण भी लिख दीजिए। कारण क्या लिखेंगे कि गणित और अंग्रेजी के विषय जो अध्यापक थे उन्होंने कार्य ग्रहण देरी से किया था, अर्थात उनकी जो पहले पद खाली चल रहा था उसके पश्चात वो कार्य ग्रहण उन्होंने किया है, देर से आए हैं, कहीं से ट्रांसफर हो गए। बीच में अध्यापकों की हड़ताल भी रही थी, तो ये समुचित कारण हो गया भाई आपकी जो कोर्स है वो पूरा क्यों नहीं हुआ है। फिर आप लिख दीजिए कि हमारे दोनों जो विषय अध्यापक हैं उन्होंने भी अतिरिक्त कक्षाएं लेने की स्वीकृति प्रदान कर दी है। अतः श्रीमान जी से निवेदन है कि अंग्रेजी और गणित में अतिरिक्त कक्षाएं संचालित करवाने की आज्ञा प्रदान करें या अनुमति प्रदान करें। हम आपके अति आभारी रहेंगे, धन्यवाद शब्द लिख के, और फिर नीचे लिख दीजिए आपका आज्ञाकारी शिष्य। और इसमें जो दिया हुआ है कि देखिए महेश कुमार उसमें ऊपर दिया गया है भाई, तो महेश कुमार को आप यहाँ लिख देंगे भाई, नीचे आपका आज्ञाकारी महेश कुमार, नीचे फिर कक्षा 8 और उसमें मॉनिटर शब्द लिखेंगे। अब चलते हैं प्रश्न संख्या 21 जो 8 नंबर का होगा भाई। निबंध लिखना है आपको 300 से 350 शब्दों में, अर्थात ऐसा तो नहीं लिख सकते, कम से कम 1
उसमें जो निर्धारित जगह है उसको पूरा भर देना। और मैं एक बात कहूँ कि किसी भी जिस विषय पे आप निबंध लिख रहे हैं उसकी एक बढ़िया सी प्रस्तावना या भूमिका कहते हैं उसको बनाएं। भूमिका और प्रस्तावना ऐसी होनी चाहिए कि आपकी विद्वत्ता उसमें झलके कि हाँ यार बच्चा बहुत होशियार है और उसको विषय की पकड़ है और वो जानता भी है कि मैं किस विषय पर और ये निबंध लिख रहा हूँ और किस संदर्भ में लिख रहा हूँ। तो भूमिका बहुत अच्छी सी होनी चाहिए। उसके पश्चात जो भी निबंध है अगर कोई ऐसा है तो उसके कारण प्रभाव, समाज पर उसका क्या प्रभाव पड़ रहा है या उसको सुधारने के क्या कार्य हम किए जा सकते हैं, तो विभिन्न पॉइंट बनाकर अगर आप लिखेंगे तो आपको पूरे के पूरे अंक मिलने के चांस है। क्योंकि किसी भी परीक्षक के पास इतना समय नहीं होता कि वो आपके पूरे निबंध को पढ़े, तो वो देखता है बीच बीच में से कि प्रस्तावना कैसी है, फिर उसने पॉइंट डाले कि नहीं डाले। ठीक है, जैसे वायु प्रदूषण पे आ गया तो वायु प्रदूषण भाई किन किन कारणों से होता है, इससे कौन कौन सी बीमारियां हो सकती हैं, वायु प्रदूषण को कम करने के कौन कौन से उपाय हो सकते हैं। ठीक है, और लास्ट में आप उपसंहार जरूर लिखें। अगर पॉइंट वाइज आप लिखेंगे और आपकी भाषा शैली अच्छी है तो आप 8 से 8 नंबर, आपको 8 में से 8 बिल्कुल नंबर मिल जाएंगे। अब देखिए जैसे मैंने यहाँ 4 महत्वपूर्ण जो निबंध लिए हैं कि जीवन में अनुशासन का महत्व, बाल विवाह एक अभिशाप, स्वच्छ भारत अभियान, कंप्यूटर शिक्षा की आवश्यकता, तो ये केवल एक उदाहरण मात्र है, और भी आ सकते हैं। ठीक है, जैसे कोरोना महामारी है इसके ऊपर भी आ सकता है और पर्यावरण प्रदूषण पर भी आ सकता है। तो आप 1 2 3 मतलब 3-4 निबंध आप तैयार कर लें, ढंग से पढ़ जाएं, उसको याद करने की, रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कोई जरूरी नहीं कि आप जो पढ़कर जाएं वही निबंध आ जाए। तो आप थोड़ा सा इसमें सजग रहना है आप लोगों को, और भाई थोड़ा सा तो ध्यान इसमें रखना ही है। फिर अब देखिए मैंने क्या किया है कि आपको कुछ पत्र यहाँ लिख दिए जो महत्वपूर्ण हो सकते हैं। हमारा पेपर पूरा समाप्त हुआ। अब देखिए कुछ पत्र मैंने यहाँ लिख दिए कि पिताजी से कुछ रुपए मंगवाने के लिए पत्र बहुत आता है, तो उसमें सबसे पहले पत्र में क्या लिखा जाता है कि जहां से लिखा जाता है उसको जरूर लिखें भाई। अब 2 ट्रेंड चल रहे हैं, एक तो दाहिनी हाथ की तरफ लिख देते हैं जगह का नाम, एक बाएं हाथ की तरफ भी लिख देते हैं। तो हिंदी में दोनों तरफ चलता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप यहाँ भी लिख सकते हैं, जैसे यहाँ जैसे मैं लिख देता हूँ शास्त्री कॉलोनी या शास्त्री नगर, शास्त्री नगर, और फिर यहाँ कोमा लगा के जयपुर, और फिर दिनांक लिखा जाता है यहाँ दिनांक। ठीक है, यहाँ दिनांक लिख देंगे भाई, तो जैसे 1 मई कोमा लगा के 2022 यहाँ भी लिख सकते हैं, और आप यहाँ भी लिख सकते थे इस बात को कि शास्त्री नगर जयपुर, और दिनांक यहाँ लिख सकते थे। ठीक है, तो आप दोनों तरफ लिखाएंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर सम्मान सूचक शब्द लिखेंगे, पूज्य पिताजी, सादर चरण स्पर्श। उसके पश्चात आपके आशीर्वाद से मैं पूर्णतः स्वस्थ हूँ, आशा करता हूँ कि आप भी सपरिवार सकुशल होंगे, और ईश्वर से यही कामना करता हूँ। आपको यह जानकर अत्यंत प्रसन्नता होगी कि मेरी वित्तीय सत्र की परीक्षा का परिणाम आ गया है। मुझे गणित तथा विज्ञान में 100% अंक मिले, शेष विषयों में 93% अंकों के आधार पर मैं कक्षा में प्रथम आया हूं। तो आपने अपनी भूरी भूरी प्रशंसा करी दी। उसके पश्चात क्या लिखेंगे कि अप्रैल माह के प्रथम सप्ताह से मेरी नई कक्षा की पढ़ाई शुरू हो जाएगी। मुझे नई किताबें, कॉपियां, हॉस्टल की फीस देने के लिए 7,000 रुपयों की जरूरत है। मुझे हॉस्टल की फीस और पुस्तकों का कार्य 30 मार्च से पहले करना है, इसलिए शीघ्र पैसे भेजने का कष्ट करें। ये लिख दिया। फिर पैरा चेंज करके क्या लिखेंगे, मेरी ओर से पूजनीय माता और माताजी लिखना है इसमें ना, पूजनीय माताजी और चाची को सादर प्रणाम और दीदी को भी प्रणाम। ठीक है, फिर आपका आज्ञाकारी पुत्र, और यहाँ अपना आप देखिए आज्ञाकारी पुत्र यहाँ भी लिख सकते थे, आप यहाँ भी लिख सकते हैं, यहाँ जैसे कुछ भी लिख दीजिए, जैसे महेश कुमार, जो भी आपके, या अनुष्का, जो भी आप लिखना चाहें आप। दूसरा है देखिए, प्रधानाचार्य को एक पत्र लिखिए जिसमें पुस्तकालय में हिंदी पत्रिकाएं मंगवाने के लिए निवेदन किया गया हो। सेवा में, जैसे ऐसे लिख देंगे, वैसे सेवा में प्रधानाचार्य, वैसे ऐसे लिखना चाहिए, ऐसे नहीं, ये सेवा में, टाइपिंग मिस्टेक है, यहाँ कॉमा लगाएंगे आप, फिर यहाँ श्रीमान प्रधानाचार्य। ठीक है, अब प्रधानाचार्य सीनियर सेकेंडरी स्कूल में होता है, तो यहाँ लिख देंगे राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय
नगर, कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। और यहाँ कोष्टक में जैसे भरतपुर लिख दिया, और फिर पूर्ण विराम यहाँ लगाएंगे। फिर विषय, पुस्तकालय में हिंदी पत्रिकाएं मंगवाने हेतु, तो विषय ऐसा होना चाहिए जिससे उसका पता लग जाए कि भाई ये जो प्रार्थना पत्र आया है वो किस संदर्भ में आया है। फिर महाशय और फिर कॉमा लगाएंगे, यहाँ पैरा यहाँ से शुरू करना चाहिए था। निवेदन है कि हमारे विद्यालय के पुस्तकालय में ज्ञान विज्ञान वह खेल संबंधी हिंदी की पत्रिकाओं का अभाव है। यहाँ पर अंग्रेजी की अनेक पत्रिकाएं आती हैं, लेकिन कई बच्चे अंग्रेजी नहीं समझते हैं। अतः आपसे अनुरोध है कि पुस्तकालय में क्रिकेट सम्राट, जो क्रिकेट की बहुत अच्छी पत्रिका है, प्रतियोगिता दर्पण, जो सामान्य ज्ञान की बहुत पुरानी पत्रिका है और बहुत श्रेष्ठ पत्रिकाओं में से एक है, विज्ञान प्रगति बहुत अच्छी है, नंदन जिसमें बाल सुलभ कहानियां आती हैं, बहुत अच्छी पत्रिकाएं, आदि हिंदी की पत्रिकाएं नियमित रूप से मंगाई जाए ताकि अधिक से अधिक छात्र ज्ञान ग्रहण कर सकें, ठीक है। तो ये दो बार लिख गया है भाई, ग्रहण कर सकें। आशा है आप मेरी मांगे पूरी करेंगे, धन्यवाद। फिर भवदीय लिख दें या आपका आज्ञाकारी शिष्य, यहाँ XYZ अपना नाम लिख दीजिए और फिर यहाँ दिनांक लिख दीजिए। तो इस तरह से ये पत्र हो जाएगा भाई अपना। और देखिए, अपने विद्यालय में खेल का सामान मंगवाने के लिए प्रधानाचार्य को पत्र लिखिए। वही सेवा में प्रधानाचार्य है भाई, यहाँ प्रधानाचार्य को है, और यहाँ लिख दीजिए, आप लिख दीजिए कि राजकीय रेवती देवी उच्च माध्यमिक, या फिर ना राजकीय, यहीं लिख देंगे राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय नगर, कुछ भी लिख दीजिए, ठीक है। फिर विषय, खेल की सामग्री मंगवाने के लिए प्रार्थना पत्र, महोदया, मैंने बताया ना महिला है तो महोदया लिख देंगे। निवेदन है कि आपके विद्यालय की 10वीं कक्षा का छात्र हूँ, ठीक है। इस विद्यालय में शिक्षण की उत्तम व्यवस्था है, जिसका प्रमाण बोर्ड की कक्षाओं का 100% परीक्षा परिणाम है, किंतु खेद के साथ कहना पड़ रहा है कि विद्यालय में खेलों के समुचित और आवश्यक सामान के अभाव में हम छात्र अभ्यास करने से वंचित रह जाते हैं। भाई जब खेल का सामान ही नहीं है तो हम प्रैक्टिस कैसे करें, जिसके कारण खेलों की उचित तैयारी नहीं हो पाती है। अभ्यास के अभाव में हमारे विद्यालय की टीमें दूसरे विद्यालयों के साथ हुई प्रतियोगिताओं में संघर्ष करती हैं और अंततः पराजय हाथ लगती है। इसका मुख्य कारण यही है कि हमारे विद्यालय के खिलाड़ियों में अभ्यास के अभाव के कारण जीत के विश्वास का अभाव था। उन्हें इस वर्ष प्रतियोगिता के लिए भरपूर अभ्यास करना चाहते हैं ताकि विपक्ष के सामने आत्मविश्वास के साथ खेल के मैदान में उतरें, इससे पर्याप्त अभ्यास कर सकें। खेलों के सामान की आवश्यकता है, अतः छात्र आपको विश्वास दिलाते हैं कि खेल शिक्षक के कुशल निर्देशन में पर्याप्त अभ्यास तथा परिश्रम से आगामी प्रतियोगिताओं में पदक अवश्य जीतेंगे तथा विद्यालय की उपलब्धियों में 4 चांद लगाएंगे। इसलिए प्रार्थना है कि खेल का सामान शीघ्र मंगवाने की कृपा करें। अब आप कहेंगे सर इतना बड़ा कैसे लिख सकते हैं? अरे भाई आपको जो अच्छे लाइन लगे वो लिख देना, आपको पूरा कौन सा याद रहेगा, तो आप अपने हिसाब से इसको शॉर्ट कर लेना, ठीक है। सर धन्यवाद, और आपका आज्ञाकारी शिष्य यहाँ नाम लिख देना, जैसे कुछ भी जो भी आपको अच्छा लगे भाई वो नाम यहाँ आप लिख देना। फिर कुछ 2-3 निबंध मैंने चलो ये इनके मतलब स्कैन करके यहाँ डाल दिए कि महानगरों में बढ़ता प्रदूषण एक बहुत बड़ी समस्या है और इस दक्षिण एशिया में तो बहुत ज़्यादा खैर हो ही रही है कि देखिए विज्ञान ने मानव को अनेक उपहार दिए, इन्हीं के कारण आज मानव जल थल और आकाश का स्वामी बन बैठा है। विज्ञान ने जहां हमें अनेक प्रकार के वरदान दिए वहीं कुछ समस्याओं को जन्म भी दिया है, जिनमें प्रदूषण की प्रमुख समस्या है। प्रदूषण का अर्थ है विशेष प्रकार से दूषित होना, यानी पर्यावरण के संतुलन का दोषपूर्ण हो जाना। प्रदूषण के कारण ही थल जल और वायु प्रदूषित हो गई है। सभ्यता के विकास के साथ जंगल काटते गए, अलग चीज है तो पैरा चेंज कर दीजिए। जो आबादी बढ़ी, आवास के लिए अधिक स्थान की आवश्यकता पड़ी, खेती के लिए अधिक भूमि तथा ईंधन के लिए अधिक लकड़ी की आवश्यकता हुई। इस प्रकार भूमि की कमी को वनों की कटाई करते रहे। वनों की अंधाधुंध कटाई के कारण प्रकृति का संतुलन बिगड़ गया है। साथ ही सड़कों पर बढ़ते यातायात और औद्योगिक इकाइयों के कारण निकलते धुएं से वायु प्रदूषित हो रही है। आसमान में उड़ते विमानों, कल कारखानों तथा वाहनों से भी प्रदूषण का स्तर बढ़ता जा रहा है। नगरों से निकलने वाला कचरा, गंदगी, कारखानों का प्रदूषित अवशेष नदियों में प्रवाहित करने से जल पीने योग्य नहीं रह गया है। ये जल प्रदूषण के कारण आगे गंगा जैसी नदी जिसका जल पवित्र था आज प्रदूषण की चपेट में है। यहाँ प्रदूषित जल
पेड़ पौधे, जीव जंतुओं और मानव जीवन सभी के लिए हानिकारक। भाई जो प्रदूषित जल है ना केवल जीवों के लिए बल्कि मानवों के लिए भी हानिकारक है। धरती का जल स्तर भी गिर गया है, वाटर लेवल बहुत नीचे गिर गया है। वाहन, लाउड स्पीकर, यान, रेलगाड़ियां, कारखाने आदि भरपूर वायु ध्वनि प्रदूषण भी करते हैं। तो ये जल प्रदूषण की बात हुई, पहले वायु प्रदूषण की बात थी, अब ध्वनि प्रदूषण की बात है। कारखानों से निकली विषैली गैस धुआं छोड़ते हैं। सड़कों पर लाखों की संख्या में दौड़ते वाहन कार्बन तथा अन्य गैस छोड़ते हैं जो मनुष्य ही नहीं वनस्पति तक के लिए हानिकारक है। बिजली बनाने के संयंत्र भी धुआं और राख उगलते हैं, ये सब वायु को विषाक्त बना रहे हैं। ये जहरीली हवा रक्तचाप, दवा, ठीक है, हाई ब्लड प्रेशर और अस्थमा, त्वचा संबंधी अनेक रोगों को जन्म देती है। इस प्रदूषित वायु के कारण शहरों के पेड़ पौधे भी प्रभावित होते हैं। इस प्रकार वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, भूमि प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषण आदि प्रदूषण के प्रमुख प्रकार हैं। तो प्रदूषण के प्रकार कौन कौन से हुए? वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण और भूमि प्रदूषण। बड़े बड़े नगरों में आवास की भारी समस्या है, इसलिए वहाँ झुग्गी झोंपड़ियां बन जाती हैं जिसमें मजदूर आदि रहते हैं। इसके कारण गंदगी होती है और भूमि प्रदूषित होती है। इसका कारण एक अम्ल वर्षा भी है भाई भूमि प्रदूषित होने का। इसके अलावा जो प्लास्टिक का कचरा निकलता है खाद के रूप में हम खेतों में डालते हैं और आपको पता है रिसाइकिल प्लास्टिक नहीं होती है, ये भी मृदा प्रदूषण को बढ़ा रही है। इसके अलावा बढ़ते पर्यावरण प्रदूषण के कारण जो पहली बरसात होती है उसमें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, पता नहीं कई विषाक्त गैसें मिली होती हैं जो जमीन पर आते ही उस भूमि की उर्वरा क्षमता को नष्ट कर देती है भाई। यद्यपि प्रदूषण एक विश्वव्यापी समस्या है तथापि इसका एकमात्र समाधान वृक्षारोपण है। वृक्ष वातावरण को शुद्ध वायु प्रदान करते हैं। औद्योगिक इकाइयों को यदि घनी आबादी वाले क्षेत्रों से हटाकर नगरों से दूर विस्थापित किया जाए जिससे प्रदूषण के विस्तार को रोका जा सकता है। वनों की अंधाधुंध कटाई पर रोक लगनी चाहिए। तो सबसे बड़ी बात ये कि हम अपने स्वार्थ लाभ के लिए वनों की अंधाधुंध कटाई कर रहे हैं। आज वनों का स्तर बिल्कुल घटता जा रहा है। खेती के लिए अंधाधुंध वनों की कटाई की जा रही है। फिर यही कारण है कि भाई हम जहरीली गैस, अब देखिए आप जितने भी महानगर हैं, दिल्ली, जयपुर, कोलकाता, कहीं की बात कर लीजिए, रहने लायक जमीन ही वो वायु प्रदूषण इतना है कि रहने लायक स्तर ही नहीं है। इतनी जहरीली गैसें घूम रही हैं कि सफेद शर्ट पहन के अगर शाम को आप आएंगे वापस तो वो बिल्कुल काली हो जाएगी। आपकी नाक में भी उंगली डालेंगे तो काला काला धुआं निकलेगा, इतना कार्बन है। तो ऐसे तो लगता है कि धरती कुछ दिनों बाद रहने योग्य नहीं रह पाएगी, हमें किसी दूसरे ग्रह पर जाना ही पड़ेगा भाई। फिर मोबाइल फोन सुविधा या असुविधा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना भाई। और चलिए वहाँ स्क्रीनशॉट ले लिया, अब यहाँ से ले लीजिए, एक ले लिया स्क्रीनशॉट। और तो अब इसी के साथ मैं इस वीडियो को यहीं समाप्त करता हूँ। आशा है मेरा ये प्रयास आपको पसंद आया होगा। और भाई चूंकि मैं हिंदी का नहीं हूँ, हिंदी का व्याख्याता नहीं हूँ, तो अगर कोई त्रुटि हुई हो तो इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। और हाँ, विज्ञान का मैं जरूर लाऊंगा। और आपने जो अब तक मुझे प्रेम और सम्मान दिया है इसी को बनाए रखें। अपने कमेंट के माध्यम से मेरा उत्साह वर्धन करते रहें। आपका भविष्य उज्जवल हो, आप मन से पढ़ाई करते रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं ये वीडियो समाप्त करता हूँ। धन्यवाद, नमस्कार, आपका दिन शुभ हो।